हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और जैसा कि आपको पता है, लास्ट डे मैंने आपको एक वीडियो प्रोवाइड किया था, जिस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था कि हिस्ट्री की तैयारी कैसे करें। मैंने उसमें इन डेप्थ आपको स्टेप्स बता दिए हैं कि आप हिस्ट्री पेपर से अगर अभी भी रूबरू नहीं हैं और अच्छी तरह से आपकी तैयारी नहीं हो पाई है, तो आप उसकी तैयारी कैसे सिंपल मैनर में अच्छी तरह से कर सकते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि पॉलिटिकल साइंस के बारे में। यानी कि गाइस, आज का जो मुद्दा है, आज का जो टॉपिक है, उसमें हम डिस्कस करेंगे कि पॉलिटिकल की तैयारी आप कैसे कर सकते हैं। कम समय है आपके पास, जैसा कि पता है एग्जाम आपके सामने है। और पॉलिटिकल साइंस सब्जेक्ट या तो आपकी बहुत रुचि का होगा या तो ये रुचि से बहुत बाहर का होगा। तो ऐसे समय में जब एग्जाम सामने है, आपके पास समय बहुत कम है, आप किन टॉपिक्स पे, किन मुद्दों पर ज्यादा फोकस बनाएं अपना, कि पॉलिटिकल में आपको अच्छे नंबर मिल जाए। तो अब गाइस, हम लोग बात करने वाले हैं 12 आर्ट्स के बारे में, जिसमें हम लोग पॉलिटिकल के सारे पैटर्न को अच्छे तरह से कवर करेंगे, जिसमें सारी चीजों के बारे में आपको डिस्कस किया जाएगा। चैप्टर वाइज, इंपॉर्टेंट चैप्टर वाइज हम लोग डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी मैं आपको उठाते चलूंगा ताकि आपको पता चले कि भाई इसका वेटेज कितना रहता है एग्जाम में। तो गाइस, हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए ये चैनल बनाया गया है और सभी को इस चैनल के माध्यम से फ्री एजुकेशन दिया जाता है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं। हम लोग का जो मुद्दा है पॉलिटिकल साइंस चैप्टर 1, शीत युद्ध का दौर। जैसा कि आपको पता है कि कोल्ड वार ये जो चैप्टर है, ये एक ऐसा चैप्टर है जिसमें ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि किस प्रकार दो दो विश्व युद्ध की मार को झेलने के बाद संपूर्ण दुनिया पे जब मित्र राष्ट्र का कब्जा जम जाता है, यानी कि धुरी राष्ट्र पीछे हट जाते हैं और मित्र राष्ट्र का कब्जा आसानी से जम जाता है, तो मित्र राष्ट्र में दो महाशक्तियां उभर कर आती हैं। और पहला जो महाशक्ति थी, जो सबसे ताकतवर महाशक्ति थी, वो सोवियत थी। और दूसरा जो ताकतवर महाशक्ति था, वो था अमेरिका। और सोवियत और अमेरिका के मध्य कैसे युद्ध चलता है, और युद्ध ऐसे प्रत्यक्ष रूप से नहीं चलता है जिसमें सीधे अस्त्रों की लड़ाई नहीं होती, विचारधारा की लड़ाई थी। युद्ध होने की स्थिति तनाव बनी हुई थी, पर युद्ध की आशंका तो थी, पर युद्ध हो नहीं रहा था। ऐसे युद्ध को शीत युद्ध कहा गया है। शीत युद्ध जो है 1945 के बाद ही ये अस्तित्व में आता है। 1944 के आसपास ये शुरू हो जाता है, जब यूएनए का गठन होता है। जैसा कि आपको पता है कि 24 अक्टूबर 1945 में दुनिया की एक बहुत बड़ी संस्था बनती है, जिसका नाम रहता है यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन। इस संस्था के बनने के बाद होता क्या है गाइस, ये जो संस्था थी ना, ये संस्था पूरे पूरे तरह से कह ले तो मित्र राष्ट्रों के कब्जों में थी। और इसके 5 सदस्य, मैंने आपको एक ट्रिक भी बताया था, फ्रेस, FRAC, इनके 5 परमानेंट मेंबर होते हैं जो सिक्योरिटी काउंसिल के होते हैं, यानी कि सुरक्षा परिषद के। फ्रांस, रशिया, अमेरिका, चाइना और इंग्लैंड। ये भाई, ये कंडीशन कब तक था, जब जस्ट द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, दुनिया ने एक विचारधारा बनाई कि भाई अब युद्ध नहीं होगा, अब हम लोग शांति से रहेंगे, तो क्यों ना विश्व स्तर पर एक सरकार बनाई जाए, एक ऐसी संस्था को स्थापित किया जाए जिस संस्था के माध्यम से दुनिया पे शांति का संदेश फैलाया जा सके। तो इस मोटो से इसका गठन किया था। तो यहाँ पे क्या होता है, जहाँ जो इंग्लैंड था ना, ब्रिटेन था, ब्रिटेन दोनों विश्व युद्ध में जिस प्रकार से रोल प्ले करता है, और अपने कॉलोनी को तो उसने बहुत बड़ा मतलब लेवल पे फैलाया हुआ था। ब्रिटेन के पास तो एक बहुत बड़ी कॉलोनी थी ना। तो इतनी बड़ी कॉलोनी होने के बाद अब क्या प्रॉब्लम था ब्रिटेन के पास, ब्रिटेन ने इतना ज्यादा खर्चा कर दिया था, इतना ज्यादा एक्सपेंडिचर हो चुका था कि उसकी अर्थव्यवस्था धीरे धीरे कहीं ना कहीं चरमराती जा रही थी। और विश्व के पटल पर दो नई महाशक्तियां उभर कर आती हैं, और वो दोनों महाशक्तियां इन्हीं मित्र राष्ट्र के दो ग्रुप से होता है। पहला होता है अमेरिका और दूसरा होता है रशिया। इन दोनों के द्वारा एक युद्ध की शुरुआत होती है, जिस युद्ध में अस्त्र शस्त्र का प्रयोग नहीं होता है, विचारधारा की लड़ाई चलती है। इसने पूरे दुनिया को दो भागों में बांट दिया था। पूरे दुनिया को इस युद्ध ने दो भागों में बांट दिया था। इस युद्ध का नाम था शीत युद्ध, कोल्ड वार। ये लगभग आपका 1944 या 45 से लेकर 1991 तक ये जो युद्ध है वो चलता रहता है। ये बहुत बड़ा युद्ध था। एक तरह से आप कह लीजिए कि इसमें ना पूरी दुनिया बढ़ गई थी दो महाशक्तियों में। और एक देश ऐसा भी था जिसका पूर्वी खेमा पश्चिमी खेमा बढ़ गया था, वो देश था जर्मन। और जर्मन की राजधानी है बर्लिन। और बर्लिन में एक दीवार बन गई थी, जिस दीवार का नाम था बर्लिन की दीवार। और ये दीवार जब तक खड़ी रही तब तक ये शीत युद्ध चलता रहा। इस दीवार को हालांकि 1991 में वहां के लोगों ने, जनता ने तोड़ दिया, और दोनों खेमे को मिलाकर एक तरह से कह लीजिए शीत युद्ध का अंत घोषित हुआ। तो शीत युद्ध में होता क्या है, इसमें एक बहुत बड़ी घटना आती है। 1961-62 के आसपास में एक घटना घटती है जिसका नाम रहता है क्यूबा मिसाइल संकट।
क्यूबा मिसाइल क्राइसिस क्या है इसको आप अच्छे से पढ़िए। इसमें किस प्रकार से अमेरिका ने सोवियत पर जो क्यूबा मिसाइल संकट के बारे में दबाव बनाया था, इस चीज को आप अच्छा से पढ़ सकते हैं। हिरोशिमा नागासाकी पे बम विस्फोट जो होता है वो भी इस घटना के साथ जुड़ा हुआ है, क्यूबा मिसाइल संकट के साथ नहीं, शीत युद्ध के साथ। भाई जब हिरोशिमा और नागासाकी पे बम फेंक दिया जाता है ना, तो कहीं ना कहीं ये बात क्लियर हो जाता है, जापान पीछे हट जाता है, जापान को डर हो जाता है, अमेरिका अपना हाथ झाड़ लेता है, भाई मैंने ऐसा किया क्योंकि मुझे सुरक्षा और शांति चाहिए थी। तो मित्र राष्ट्र तो आगे बढ़ जाता वहीं और धृतराष्ट्र का खेल खत्म हो जाता है। फिर इन दोनों के बीच शीत युद्ध का दौर चलता रहता है। इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है क्यूबा मिसाइल क्राइसिस को आप अच्छा से पढ़िएगा, और साथ में शीत युद्ध कैसे हुआ, किस प्रकार से हुआ, कौन कौन से देश शामिल थे, सोवियत विघटन किस प्रकार से होता है, मिखाइल गोर्बाचेव कौन थे, ठीक है, बोरिस येल्त्सिन किस प्रकार से रूस के प्रथम राष्ट्रपति बनते हैं, इन सारे टॉपिक्स को इन डिटेल्स में पढ़िए। इसमें इस चैप्टर में अगर आप इतना ही पढ़ लेते हैं तो आपको अच्छे मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम लोग दूसरे चैप्टर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, जिस चैप्टर का नाम है आपका दो ध्रुवीयता का अंत। भाई दो ध्रुवीयता, एंड ऑफ टू पोल्स। ये दो ध्रुवीयता क्या थी भाई? विश्व तो दो ध्रुवों में बटा हुआ था, एक अमेरिका और एक यूएसएसआर, सोवियत रूस। विश्व की जो संस्था थी वो दो भागों में बटा हुआ था, एक अमेरिका और दूसरा सोवियत संघ। तो अमेरिका और सोवियत संघ की दो संस्थाओं के बटे रहने के कारण प्रॉब्लम क्या हो रहा था कि भाई अमेरिका जो था ना वो अपना वर्चस्व चाहता था, और सोवियत संघ जो था वो अपना वर्चस्व चाहता था। तो दोनों का अपना एक फंडामेंट था कि भाई लोग हमको मतलब ज्यादा प्रायोरिटी दे। तो अमेरिका की जो नीति थी वो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की नीति थी। अमेरिका इस बात को भली भांति जानता था कि पूंजीवाद ही विश्व का रास्ता है, आगे जाकर दुनिया जो है वो पूंजीवाद से चलेगी। अमेरिका ने दूरदृष्टि रखी थी, और सोवियत साम्यवादी विचारधारा को लेकर चलता था। 74-75 साल की सरकार इसकी इसी प्रकार से चलती रहती है। अब क्या होता है 1991 में, जब आपका सोवियत संघ टूटता है 15 राष्ट्रों में, तो 15 राष्ट्रों में टूटने के बाद, ऐसे तो बड़े बड़े 10 राष्ट्र बनते हैं, टोटल 15 राष्ट्रों में ये टूट जाता है और रूस सबसे बड़ा देश उभर कर आता है। उसके बाद घटना क्या घटती है भाई? अमेरिका बन जाता है सुपर पावर। ठीक है, तो इस चैप्टर में यही बताया गया था कि किस प्रकार से अमेरिका और सोवियत के मध्य संघर्ष होता है। इस संघर्ष में किस प्रकार से सोवियत की विचारधारा को लोग अब एक्सेप्ट करना बंद कर देते हैं। हालांकि बहुत देशों में क्राइसिस भी होता है, बहुत देशों में प्रॉब्लम्स भी आते हैं, पर इसके बावजूद किस प्रकार से दुनिया अमेरिका की ओर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की ओर स्विच करती है, इस चीज को दिखाया गया। तो इस चीज को आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट है और बहुत ज्यादा प्रश्न बनते हैं इस अध्याय से। तो इस अध्याय में क्या था कि दो ध्रुवीयता का अंत किस प्रकार से होता है, सुपर पावर अमेरिका कैसे बनता है, और लास्ट में आपको ये भी डिस्कस करना है कि कौन कौन से पार्ट टूटते हैं जो सोवियत के होते हैं। इन सारी चीजों को, इससे रिलेटेड जितने सारे क्वेश्चन हैं थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएगी। चलिए अब हम तीसरा चैप्टर के बारे में डिस्कस करते हैं। तीसरा और इंपॉर्टेंट चैप्टर जो है वो समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। ये भाई अमेरिका पूरी तरह से विश्व में छाने लगा था। देखिए वर्ल्ड जितना भी हिस्ट्री के टॉपिक्स है ना, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनको पॉलिटिकल में डाल दिया गया आपका 12th क्लास में। वर्ल्ड हिस्ट्री के वो मुद्दे जो कहीं ना कहीं राजनीति व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, उन मुद्दों को डाला गया है 12 के पॉलिटिकल साइंस में। क्यों डाला गया है? क्योंकि इसका एक इम्पैक्ट है। जैसे हम बात करते हैं ना, जैसे दुनिया को अखंडता, एकता और राष्ट्रीय भावना का जो रास्ता था वो कहीं फ्रांस की क्रांति में दिखाया था। तो अब जब भी फ्रांस की क्रांति की बात करते हैं, हमको पता चलता है कि भी फ्रांस की क्रांति से ये चीजें मिली जो हमारे पॉलिटिकल साइंस के डिपार्टमेंट के लिए इतनी सारी मतलब महत्वपूर्ण चीजें हैं, आवश्यक चीजें हैं, वो हमने वहां से अडॉप्ट किया है। तो यहाँ पे भी वर्ल्ड हिस्ट्री के वो इंपॉर्टेंट पार्ट जो राजनीतिक मुद्दों से जुड़े हुए हैं, उसको डायरेक्ट आपका 12 के पॉलिटिकल साइंस के सिलेबस में डाला गया, ताकि आप उससे जुड़े सारे सवालों को हल कर सकें और आपका दिमाग एक कॉन्सेप्ट डेवलप कर सके कि भाई दुनिया की व्यवस्था किस प्रकार चल रही है, किस प्रकार से दुनिया कहां से ट्रेवल करते हुए कहां पर आकर खड़ी हुई है। ठीक है, तो अमेरिकी वर्चस्व में इतना ही जानना है कि अमेरिका किस प्रकार से वर्चस्व स्थापित करता है। वहां के कुछ राष्ट्रपति, जैसे कि आपको पढ़ना पड़ेगा जॉर्ज बुश के बारे में, जॉन एफ कैनेडी के बारे में, और बहुत सारे जो राष्ट्र अध्यक्ष थे उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा। किस प्रकार से अमेरिका ने वर्चस्व बनाया, इराक में किस प्रकार से ऑपरेशन किया, ठीक है, और अलग अलग जगहों पे किस प्रकार से ऑपरेशन किया। सद्दाम हुसैन की क्या क्या घटना थी, सद्दाम हुसैन को किस प्रकार से फांसी चढ़ाया गया, ठीक है, ऑपरेशन इनफाइनाइट रीच किस प्रकार से चलाया गया था। ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। तो अमेरिका की एक नीति बन गई थी। इसके बाद अमेरिका को जैसे पता चल जाता है ना कि हम सुपर पावर बन चुके हैं, सुपर पावर बनने के बाद अमेरिका क्या करता है कि एक नीति चलाता है कि आसपास के देशों में ना अपना आतंक का नुमाइंडा फेंक देता है। भाई जाओ
तुम यहाँ ऑपरेशन करो, तुम यहाँ ऑपरेशन करो, तुम आतंकवाद के नाम पे ऑपरेशन करो। तो अमेरिका को जहां भी लगता था कि उसके प्रभुत्व पे खतरा जम रहा है, वहां अमेरिका कोई ना कोई ऑपरेशन चला देता था। हालांकि कुछ ऑपरेशंस उसने मानवतावाद के नाते भी किए हैं और अच्छे ऑपरेशंस किए हैं, इसकी तारीफ भी होनी चाहिए। पर ज्यादातर ऑपरेशन जो अमेरिका करता था वो अपने निजी फायदे के लिए किया जाता था। तो दूसरे और तीसरे चैप्टर को एक कोरिलेट करके आप पढ़ सकते हैं कि किस प्रकार शीत युद्ध का अंत होता है, शीत युद्ध के बाद दो ध्रुवीयता का अंत किस प्रकार से होता है, और दो ध्रुवीयता के अंत के बाद किस प्रकार से अमेरिका सुपर पावर बना। अब अमेरिका के साथ सभी देश चलने लगे। हालांकि 1991 में हमारे देश भी एक बहुत बड़ी आर्थिक संकट और क्राइसिस से गुजर रहा था। उस समय हमारे देश की जो तत्कालीन फाइनेंस मिनिस्टर थे, जिनका नाम मनमोहन सिंह था, आदरणीय मनमोहन सिंह जी ने विश्व पटल के रास्ते खोल दिए थे। भारत के लिए सारे अंतरराष्ट्रीय बहुराष्ट्रीय कंपनी के रास्ते खोल दिए थे। भारत ने पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को कुछ तौर पर अपनाया था, यानी कि मिश्रित अर्थव्यवस्था। पूरी तरह से जो हम लोग यूएसएसआर पद्धति पे चल रहे थे उसको छोड़ दिया गया और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था का मॉडल भारत ने अपनाया था। तो उसके बाद भारत में बहुत सारी प्रगति उन्नति भी देखी गई थी। तो हालांकि अमेरिका की थॉट जो थी वो सही थी, कहीं ना कहीं कारगर साबित होती है। तो नेक्स्ट चैप्टर जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो है समकालीन दक्षिण एशिया। दक्षिण एशिया यानी कि हमारा भारत और चाइना। इंडिया और चाइना से रिलेटेड सारी चीजों को, ब्रिक्स जो संगठन है, ठीक है, या फिर आपका जो बॉम्बसेप संगठन है, या फिर आप मान लीजिए इंडिया चाइना के बीच जो सारे बॉन्डिंग्स हैं, मैकमोहन लाइन किस प्रकार से है, ठीक है, और या फिर जो हमारे भारत के साथ अन्य देशों के आसपास के देशों के ट्रेडिंग व्यापार कैसे है, उसके बारे में आपको पढ़ना है। थोड़ा सा आप इस चैप्टर को ध्यान से पढ़िएगा, आपके अच्छे नंबर आ जाएंगे। इसमें स्पेशली डिस्कस करना आपको यही है कि भारत का जुड़ाव किन किन कंट्री से है और इस प्रकार से हमारे समकालीन दक्षिण एशिया में कौन कौन से देश हैं जो विश्व पटल पर क्या भूमिका निभा रहे हैं। इस चीज को इस चैप्टर में डिस्कस करना है। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है अंतरराष्ट्रीय संगठन। भाई ये संगठन ही तो है जिसने पूरे व्यवस्था को बचा कर रखा हुआ। आज विश्व स्तर पर कोई कहीं भी कोई भी देश एक दूसरे को हमला नहीं कर सकता, ठीक है, कोई भी देश दूसरे देश पे जाकर अपना अधिकार नहीं जमा सकता, कोई भी देश ऐसा नहीं कर सकता कि किसी पे अचानक से जाके हमला कर दिए। इसके लिए कुछ प्रोसेस से होकर गुजरना पड़ता है, ठीक है। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अगर किसी देश को, दो देशों के बीच मतभेद होता है तो उसका समाधान करने के लिए भी व्यवस्थाएं बनाई गई है। तो अंतरराष्ट्रीय संगठनों में यूएनओ को हम लोग पढ़ेंगे। यूएनओ के जो अलग अलग भाग हैं, विभाग हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोग इसमें देखेंगे कि महासभा का क्या काम है, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का क्या काम है, न्यास परिषद का क्या काम है, समझ में आ रहा है कि नहीं, और भी जो इसके विभाग है उसके क्या क्या काम हो सकते हैं, इन सारे कामों को पढ़ना है, ठीक है। इन सारे संगठनों को पढ़ना है, इन संगठनों के मुख्यालय कहाँ पर है, ठीक है। जैसे कि यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पे है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पे है, वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है, ठीक है। इसके वर्तमान अध्यक्ष को जान ले तो अच्छी बात है, पर हालांकि इसके बारे में नहीं पूछता है, पर मुख्यालय से प्रश्न बनते हैं। तो इन सारी चीजों को आप पढ़ लीजिएगा। और इंपॉर्टेंट क्या है इस चैप्टर में, इस चैप्टर में आपको पढ़ना है कि किसका क्या क्या वर्क है। जैसे यूनिसेफ का बात कर रहे हैं तो यूनिसेफ आपको पता होगा, यूनिसेफ एक ऐसी संस्था है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर काम करती है बच्चों के लिए। यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रन इमरजेंसी फंड इसका फुल फॉर्म होता है। तो इसमें अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ये क्या करती है, बाल आपात कोष का कोष देने का काम करती है। यानी कि इसका काम होता है मेनली कि कहीं पे अगर बच्चों के लिए कुछ किया जा सके, इनिशिएटिव लिया जा सके, तो वो ले सकते हैं हम लोग। इसके लिए वो खर्च भी देती है, लोन्स भी देती है। तो इस संस्था के बारे में आपको पढ़ना है। वर्ल्ड बैंक के बारे में आपको पढ़ना है। वर्ल्ड बैंक एक बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, ठीक है। और इसके साथ साथ एक संस्था आईएमएफ है। आईएमएफ के बारे में भी आप पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट संस्था है, इसके बारे में भी आपको पढ़ना चाहिए। और इसके साथ साथ अगर आप चाहें तो यूनेस्को, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन आईएलओ, ये सारी संस्थाओं के बारे में पढ़ सकते हैं, ठीक है। एफएओ, एफएओ भी एक बहुत अच्छी संस्था है, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। तो ये सारी चीजों के बारे में पढ़िए। अंतरराष्ट्रीय संगठन में इतने सारे प्रश्न ही बनते हैं जो आपको बार बार पूछे जाते हैं, हर साल रिपीटेड, कुछ पैटर्न्स होता है जो हर साल रिपीट करता है। तो ये कुछ ऐसे संस्थाओं के नाम है जिससे एक दो प्रश्न आपको पूछ ही लिए जाएंगे। तो साथ में आप एनसीईआरटी बुक का रीडिंग और रिवीजन भी करते रहिए, तो बहुत बेहतरीन तरीके से आपके अच्छे नंबर कम समय में आ सकते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग जो बात करने वाले हैं वो है समकालीन विश्व में सुरक्षा। भाई सुरक्षा के लिए कैसे समकालीन विश्व के लोग आगे आ रहे हैं, दुनिया भर के देशों में किस प्रकार से समझौते हो रहे हैं, क्या क्या समझौता है, क्या क्या दोनों के बीच में गठबंधन है। जैसे हम लोग नैम के बारे में पढ़ते हैं, नॉन अलाइन मूवमेंट, NAM, ठीक है, गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो हमने पढ़ा है, इसका क्या महत्व है, किस देश से कौन शामिल हुए थे, ठीक है, ये क्यों बनाया गया, इस संस्था को बनाने के पीछे का रीजन क्या था, ठीक है, सुकर्णो कौन थे, ठीक है,
ये सारी चीजों के बारे में पूछा जाता है, तो आप इसको थोड़ा सा देख लीजिएगा। समकालीन विषयों में सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। सुरक्षा के लिए क्या क्या समझौते हुए हैं वो इंपॉर्टेंट है, और साथ साथ में क्या इससे प्रश्न बन सकते हैं, लास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक को उठा के आपको देखना भी है, ठीक है। और वैश्वीकरण एक छोटा सा चैप्टर है जिसको आप लोग पढ़ लीजिएगा तो आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। तो अब ये तो मैंने आपको बताया कि भाई पॉलिटिकल में है क्या, आपको कवर क्या करना है, और उन कवर में से भी इंपॉर्टेंट क्या था जो मैंने आपको बता दिया है। पर अब आपको थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि आप अच्छी तैयारी कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो अच्छी तैयारी गाइस केवल और केवल पढ़ने से नहीं होता, आपको रिवीजन करना पड़ता है। किसी भी चीज को जब तक आप रिवीजन नहीं कीजिएगा ना तो आपकी पढ़ाई बेकार है। जैसे आप 2 घंटे पढ़ते हैं ना, तो 2 घंटे पढ़ते हैं तो कम से कम मेरे विचार से 2 घंटा में 1 घंटा आप रिवीजन कर रख लीजिए, एटलीस्ट आधा घंटा तो रख ही लेना चाहिए। साथ में आपको क्या करना है, पर डे कुछ ना कुछ नया करना है। जैसे कि आप नया क्या कर सकते हैं, जैसे कि 5 मिनट पढ़ाई का टाइम बढ़ा दीजिए, ठीक है। थोड़ा बहुत अगर खेलते कूदते हैं तो खेल कूद को थोड़ा सा कम कर दीजिए, क्योंकि एग्जाम टाइम से पर खेलना जरूरी है, ठीक है। खेलना जरूरी है, मैं खेल का विरोध नहीं करता हूँ। आगे देखिए, अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो हेल्दी डाइट्स भी आपको लेने पड़ते हैं, पानी ज्यादा पीना पड़ता है, ठीक है। अच्छे खाना खाइए, ये सारी चीजें जरूरी है। हालांकि कोर्स ऑफ स्टडी से इनका कोई संबंध नहीं है, फिर भी ये आपके लाइफ में होने चाहिए जो इंपॉर्टेंट है। और साथ साथ में बेहतर तरीके से पढ़ते रहिए, अच्छा पढ़ते रहिए, रिजल्ट अच्छा होगा। देखिए, हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा, कर्म अगर सच्चा है तो कर्म कहाँ निष्फल होगा। हर एक संकट का हल होगा वो आज नहीं तो कल होगा। बस इतना जान लीजिए, प्रयत्न में लगे रहिए, प्रयत्न करने से ही सारी चीजें बनती है, बन जाएंगी, ठीक है। अभी भी देर नहीं है, जब जागो तब सवेरा, ठीक है। आप अभी उठिए, जागिए, प्रयास कीजिए, एक दिन सफलता आपके हाथों में होगी, ठीक है। आप एक लगातार व्यू बनाकर पढ़िए, कम से कम पर डे आप 2 से 3 घंटा स्टार्टिंग देना शुरू कर दीजिए। धीरे धीरे आपका इंप्रूवमेंट खुद आपको देखने को मिलेगा, और जैसे इंप्रूवमेंट आप में आ जाएगा, आपको खुद पढ़ाई में मन लग जाएगा, आपके अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। लास्ट ईयर क्वेश्चन बैंक, लास्ट ईयर 10 ईयर में क्या क्या सवाल पूछा गया, इसको थोड़ा सा उलट कर देखिए। इंटरनेट में सारी चीजें उपलब्ध रहती हैं, आप लास्ट ईयर जैक बोर्ड ने क्या पूछा है ये आप देख ही सकते हैं। तो इसको उठा के आप देखने में कोई बुराई नहीं है, तो आप इसको उठा के देखिए। लास्ट ईयर, लास्ट 10 ईयर क्वेश्चंस में भी कौन से क्वेश्चंस है जो ज्यादा रिपीट्स होते हैं, तो उनको थोड़ा सा आप ध्यान से उनको मार्क करके अच्छे से रिवीजन कर लीजिए, ठीक है। एटलीस्ट आप अंतिम समय में ये सब चीजें तो कर ही सकते हैं। और जिनकी तैयारी अच्छी है, जो शुरू से बेहतरीन तरीके से पढ़ते हैं, उनके लिए कोई टिप्स की आवश्यकता नहीं है, वो बच्चे केवल रिवीजन करते रहें, और रिवीजन के तौर पर ही उनके नंबर अच्छे आएंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ज्योग्राफी में कैसे अच्छे नंबर ला सकते हैं, ज्योग्राफी के कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, उनमें कौन से टॉपिक आपको पढ़ने चाहिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।